हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है डिल्स एल्डर रिएक्शन। हम बात कर रहे हैं टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की और उसी सीरीज के अंदर हमारे पास एक टॉपिक आता है जो कि है डिल्स एल्डर रिएक्शन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डिल्स एल्डर रिएक्शन क्या होती है और ये किस तरीके से टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन शो करती है। इसी के साथ में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो डिल्स एल्डर रिएक्शन है ये क्या होती है या फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जिसके बाद में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो डिल्स एल्डर रिएक्शन क्या होती है। जिसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो ये बोलता है कि जो डिल्स एल्डर रिएक्शन होती है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सिंथेसिस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक ही स्टेप के अंदर दो कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि आपको एक सिंगल स्टेप के अंदर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो बनते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद में जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये बोलता है कि जो डिल्स एल्डर रिएक्शन होती है ये एक पेरिसाइक्लिक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हम यूज करते हैं एक कॉन्जुगेटेड डाइईन और साथ में लेते हैं एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन एज अ रिएक्टेंट। तो जब ये दोनों आपस के अंदर रिएक्ट करेगी और ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन शो करेगी तो उसके बाद में हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा साइक्लोहेक्सेन। इस तरीके से जो डिल्स एल्डर रिएक्शन है ये एक पेरिसाइक्लिक साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। तो इन दोनों पॉइंट को आप इस रिएक्शन से इजीली समझ सकते हो, जो कि एक सिंपल एग्जांपल है डिल्स एल्डर रिएक्शन का। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने लिया है यहाँ पर डाइईन और ये है हमारा डाइईनोफाइल। तो यहाँ पर हमने डाइईन के तौर पर लिया है 1,3-ब्यूटाडाइईन और यहाँ पर जो हम डाइनोफाइल ले रहे हैं वो है मैलिक एनहाइड्राइड। तो जब यहाँ पर मैलिक एनहाइड्राइड और 1,3-ब्यूटाडाइईन के बीच में 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है हीट की प्रेजेंस के अंदर, तो आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको साइक्लोहेक्सीन बनती हुई दिखाई देगी। तो ये है एग्जांपल डिल्स एल्डर रिएक्शन का। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि डिल्स एल्डर रिएक्शन क्या होती है। इसके बाद में आता है हमारा थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशन दिखाई दे जहां पर डाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है और डाइनोफाइल के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती है। यानी कि आपको ऐसी कोई डिल्स एल्डर रिएक्शन होती हुई दिखाई दे जिसके अंदर डाइईन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है और डाइनोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऐसी जो रिएक्शन होगी उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा होगा उस रिएक्शन के कंपैरिजन के अंदर जिसके अंदर ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये बात हुई हमारे थर्ड पॉइंट। इसके बाद में आता है हमारा फोर्थ पॉइंट और फोर्थ पॉइंट बोलता है कि ये एक टू ग्रुप डिस्कनेक्शन है। यानी कि जो डिल्स एल्डर रिएक्शन होती है ये आपको टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन शो करते हुए दिखाई देगी। अब ये डिस्कनेक्शन कब होगा, जब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक साइक्लोहेक्सीन प्रेजेंट होना चाहिए और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। जब आपके पास में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो वो जो डिल्स एल्डर रिएक्शन है वो टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन शो करेगी। तो ये बताता है हमारा फोर्थ पॉइंट। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की। तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो बोलता है कि जो डिल्स एल्डर रिएक्शन है ये स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, रीजियो सिलेक्टिव होती है और एंडो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है। अब हमने यहाँ पर काफी भारी भारी वर्ड्स का यूज किया है जैसे कि स्टीरियो स्पेसिफिक, रीजियो सिलेक्टिव और एंडो सिलेक्टिव। तो अब हम आगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर इन सभी वर्ड्स को अच्छे से समझेंगे और इनके एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के अंदर इन वर्ड्स को लेकर कंफ्यूजन ना हो इस डिल्स एल्डर रिएक्शन के कंटेक्स्ट के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले वर्ड से जो कि है स्टीरियो स्पेसिफिक। हम जानेंगे कि ये जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है ये क्या होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी की। आपको पता है जब हम डिल्स एल्डर रिएक्शन करवाते हैं तो हम वहां पर लेते हैं एक डाइईन और दूसरा हम लेते हैं डाइईनोफाइल। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर हम डाइनोफाइल सिस लेते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी सिस बनेगा और अगर हम ये डाइनोफाइल ट्रांस लेते हैं तो वहां पर जो प्रोडक्ट है वो भी आपको ट्रांस बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि सिस डाइनोफाइल देगा सिस प्रोडक्ट और ट्रांस डाइनोफाइल देगा ट्रांस प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ऐसा होता क्यों है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये डिल्स एल्डर रिएक्शन होती है ये जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर आपको एक साइक्लिक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा और इस साइक्लिक ट्रांजिशन की वजह से ना तो डाइईन को ना ही डाइन को इतना टाइम होता है कि ये रोटेशन कर सके और अपनी जो स्टीरियो है उसे चेंज कर सके। तो यहाँ पर इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि अपनी स्टीरियो को चेंज कर सके, इसीलिए क्या होती है इनकी जो स्टीरियो होती है वो मेंटेन रहती है प्रोडक्ट के अंदर भी। तो इसी को समझने के लिए हम यहाँ पर दो रिएक्शन देखने वाले हैं और इन दोनों रिएक्शन को देखने के बाद में आपको ये जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी वर्ड है इस डिल्स एल्डर रिएक्शन के अंदर वो एकदम क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी फर्स्ट रिएक्शन की। इस फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हम यहाँ पर लेते हैं डाइईन और यहाँ पर है ये हमारा डाइईनोफाइल। यहाँ पर हमने डाइन के तौर पर लिया है 1,3-ब्यूटाडाइन जिसकी हम रिएक्शन करवाएंगे मैलिक एसिड के साथ में।
और जब आप इस मैलिक एसिड कंपाउंड को देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है ये आपको सेम साइड के अंदर यानी कि सिस पोजीशन पर दिखाई देगी। तो जब आप इन दोनों की 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और इस प्रोडक्ट के अंदर आपको दिखाई देगा ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी सिस पोजीशन पर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर अगर हमने सिस डायनोफाइल का यूज किया है तो हमें प्रोडक्ट के अंदर भी सिस प्रोडक्ट ही देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे सेकंड रिएक्शन की। तो सेकंड रिएक्शन के अंदर हमारी ये है डाइईन और ये है डाइईनोफाइल। डाइईन के तौर पर हम यहाँ पर लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन जिसकी हम रिएक्शन करवाते हैं फ्यूमेरिक एसिड के साथ में, जो कि एक डाइईनोफाइल है। जब आप इस फ्यूमेरिक एसिड की स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है ये आपस के अंदर ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट है। जिसके बाद में जब आप इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन तो आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि ट्रांस होता है। यानी कि आपको इस प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिलेगा कि ये जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है ये आपस के अंदर ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट है। तो इसी की वजह से आपको यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट देखने को मिलता है। इन दोनों ही एग्जाम्पल से हमें क्या पता लगता है? तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये पता लगता है कि जब हम सिस डायनोफाइल यानी कि मैलिक एसिड का यूज करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट भी सिस देखने को मिलता है, और जब हम फ्यूमेरिक एसिड यानी कि ट्रांस डायनोफाइल का यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट भी ट्रांस देखने को मिलता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। तो आई होप आपको यहाँ पर ये जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी वर्ड है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले वर्ड की, जो कि है रिजियो सिलेक्टिविटी। यानी कि रिजियो सिलेक्टिविटी क्या होती है अब हम ये भी समझते हैं। तो आपको पता है डियल-साइडर रिएक्शन के अंदर हम लेते हैं एक डाइईन और एक डाइईनोफाइल, लेकिन अगर ये डाइईन अनसिमेट्रिकल हो और ये डाइईनोफाइल भी अनसिमेट्रिकल हो तो वहां पर आता है रिजियो सिलेक्टिविटी का कंसेप्ट। अब ये जो रिजियो सिलेक्टिविटी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपके पास में 1 सब्स्टिट्यूटेड ब्यूटाडाइन है तो वो आपको ऑर्थो प्रोडक्ट देगी, और अगर आपके पास में 2 सब्स्टिट्यूटेड ब्यूटाडाइन है तो वो आपको पैरा प्रोडक्ट देगी। और ये इस तरीके के प्रोडक्ट आपको बेसिकली ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो ये जो डियल-साइडर रिएक्शन होती है ये एक तरीके से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रिएक्शन होती है। अब इसे समझने के लिए हम ये दोनों रिएक्शन देखते हैं। इन दोनों रिएक्शन के अंदर हम यहाँ पर ले रहे हैं सब्स्टिट्यूटेड ब्यूटाडाइन जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं डाइईनोफाइल के साथ में। इसके बाद में इनके बीच में होती है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तो जिसके बाद में आपको पहली रिएक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे 2 प्रोडक्ट, और इन 2 प्रोडक्ट के अंदर आपको एक ऑर्थो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और एक मेटा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर से आपको ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो एज अ मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जबकि जो मेटा प्रोडक्ट होता है वो एज अ माइनर प्रोडक्ट बनता है। इसी के साथ में आपकी जो सेकंड रिएक्शन है, इस सेकंड रिएक्शन के अंदर भी आपको 2 प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई देंगे, जिसके अंदर जो ये पैरा वाला प्रोडक्ट होता है ये मेजर प्रोडक्ट होता है, और जो ये मेटा वाला प्रोडक्ट होता है ये माइनर प्रोडक्ट होता है। तो आपको इन दोनों रिएक्शन से पता लगा कि हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनते हैं वो या तो ऑर्थो का बनता है या फिर पैरा का बनता है। तो इस तरीके से आपको इन रिएक्शन से पता लगता है कि जो डियल-साइडर रिएक्शन होती है वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रिएक्शन है। तो ये बात होती है हमारी रिजियो सिलेक्टिविटी की। इसके बाद में बात करते हैं हम हमारे अगले पॉइंट की, जो कि है एंडो सिलेक्टिविटी। तो चलिए अब हम समझते हैं कि एंडो सिलेक्टिविटी क्या होती है। तो अभी तक आपने देखा कि काफी सारे केसेस के अंदर हमने जो प्रोडक्ट की स्टीरियो है उसे प्रिजर्व रखा था डाइईन और डाइईनोफाइल को लेकर, लेकिन अभी भी 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना है, और ये जो प्रोडक्ट है ये आपको मेनली साइक्लिक सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगी। आपको जो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई देंगी उसे हम बोलते हैं, एक तो है एंडो प्रोडक्ट और एक है एक्सो प्रोडक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडो प्रोडक्ट की। तो अगर हम बात करें एंडो प्रोडक्ट की तो ये मोर स्टेबल होता है, इसके अंदर लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है और ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं एक्सो प्रोडक्ट की तो ये जो एक्सो प्रोडक्ट होता है ये लेस स्टेबल होता है, इसके अंदर आपको मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगी और ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। ये बात होगी हमारे एंडो और एक्सो प्रोडक्ट की। तो अब हम ये समझते हैं कि ये जो 2 पॉसिबिलिटी है ये अराइज किस तरीके से होती है। तो मान लीजिए हम बात करते हैं सिस की। अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है उसके अंदर आपको सिस सिमेट्री देखने को मिल रही है 2 हाइड्रोजन की, जैसे कि हम इस एग्जांपल के अंदर देखने वाले हैं, तो वहां पर क्या होता है 2 अभी भी पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं जिसके अंदर आपको हाइड्रोजन एटम सिस पर दिखाई देगी। तो इस बात को हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये 2 साइक्लिक सिस्टम है और इन दोनों साइक्लिक सिस्टम के अंदर हमारा जो ये वाला साइक्लिक सिस्टम है जिसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइन, ये एक डाइईन है, और यहाँ पर जो हमारा दूसरा साइक्लिक सिस्टम है जिसे हम बोल रहे हैं मैलिक एनहाइड्राइड, ये है एक डाइईनोफाइल। तो जब इन दोनों के बीच में 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इस तरीके का प्रोडक्ट तो बन जाता है, लेकिन अभी भी आपको यहाँ पर 2 ये हाइड्रोजन देखने को मिलेगी जो कि आपस के अंदर सिस पोजिशन पर प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब आप इन दोनों प्रोडक्ट को ध्यान से देखोगे तो इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये सिस पोजीशन पर प्रेजेंट है।
तो यहाँ पर भी हमें 2 तरीके की पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो दोनों हाइड्रोजन है वो दोनों डाउनवर्ड की तरफ हो, या फिर ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो अपवर्ड हो। यानी कि आपको यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी क्या है, एक कंडीशन के अंदर वो डाउनवर्ड है और एक कंडीशन के अंदर वो अपवर्ड है। तो जिस प्रोडक्ट के अंदर ये दोनों हाइड्रोजन डाउनवर्ड है और आपको इस प्रोडक्ट के अंदर डाइनोफाइल दूर दिखाई दे रही है इस डाइन रिंग से, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एक्सो प्रोडक्ट। इसी के साथ में हमारा ये जो सेकंड प्रोडक्ट है इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो डाइन रिंग है और ये जो डाइनोफाइल है, तो यहाँ पर आपको ये जो डाइनोफाइल है इस डाइइन की तरफ झुकता हुआ दिखाई देगा, और इस प्रोडक्ट के अंदर जो हाइड्रोजन है वो दोनों अपवर्ड है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एंडो प्रोडक्ट। यानी कि आप एक्सो और एंडो किस बेसिस पर बोल रहे हो कि अगर ये डाइनोफाइल की जो रिंग है वो डाइन से दूर है तो हम उसे एक्सो प्रोडक्ट बोलेंगे, अगर ये जो डाइनोफाइल की रिंग है वो डाइन के पास में है तो हम उसे एंडो प्रोडक्ट बोलेंगे। लेकिन इन दोनों ही रिएक्शन के अंदर आपको एक्सो प्रोडक्ट मेजर फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो डिल साइडर रिएक्शन होती है उसके अंदर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो एक्सो प्रोडक्ट बनता है। तो ये थी डिल साइडर रिएक्शन की एंडोसेलेक्टिविटी। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से इजीली समझ में आ गया होगा कि एंडोसेलेक्टिविटी क्या होती है। तो अभी हमने कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया डिल साइडर रिएक्शन को लेकर, जो कि स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, रिजियो सेलेक्टिविटी और एंडोसेलेक्टिविटी। तो अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो डिल साइडर रिएक्शन है ये 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन शो करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि जो डिल साइडर रिएक्शन होती है वो 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन शो करती है, क्योंकि ये तभी पॉसिबल होती है जब आपको यहाँ पर 2 तरीके की फीचर देखने को मिलेगी। यानी कि जब आप कोई डिल साइडर रिएक्शन देखते हो और उसके अंदर आपको देखने को मिले कि वहां पर कोई साइक्लोहेक्सीन प्रेजेंट है और उस रिएक्शन के अंदर आपको कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ दिखाई दे, तो ये दोनों ही कंडीशन जब पॉसिबल होगी तो वहां पर आपको डिल साइडर रिएक्शन के अंदर 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होता हुआ दिखाई देगा। तो जब आपको ये दोनों कंडीशन दिख जाए तो इसके बाद में कोई मैटर नहीं करता कि वो टारगेट मॉलिक्यूल कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर उसके पास में साइक्लोहेक्सीन है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, डिल साइडर रिएक्शन 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन शो करेगी। चलिए अब हम 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन को डिल साइडर रिएक्शन के अंदर देख लेते हैं, जिसके लिए हमारा जो सबसे पहला एग्जांपल है उसके अंदर आपको इस तरीके से टारगेट मॉलिक्यूल दिखाई देगा, और इस टारगेट मॉलिक्यूल पर जब हम 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पर कुछ इस तरीके से सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेंगे। तो जब हम इसका सिंथेसिस करवाएंगे तो हम इन्हीं सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करेंगे और वापस से हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद में हमारा जो सेकंड एग्जांपल है उसके अंदर क्या होता है, जो एल्डिहाइड होता है वो इजीली डिस्कनेक्शन अप्रोच को शो कर देता है। यानी कि यहाँ पर हमें कोई स्पेशल सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही यहाँ पर कोई आयनिक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर सिंपली क्या होता है, 2 कंपाउंड होंगे, वो सिंपल मिक्स होते हैं, उनको हीट किया जाता है और वो आगे क्या करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले रेट्रोसिंथेसिस, और इस रेट्रोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास ये सब्स्टिट्यूटेड हेक्सेन है, और इस हेक्सेन पर जब हम डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर ये जो सिंपली डाइइन और डाइनोफाइल देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जब हम इस टारगेट मॉलिक्यूल का फिर से सिंथेसिस करवाएंगे तो सिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ये दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट यूज करेंगे। इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट के बीच के अंदर होगी 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जो कि आपको देखने को मिलेगी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होगी सील्ड ट्यूब के अंदर, जिसके बाद में आपको जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो फिर से बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये थी हमारी डिल साइडर रिएक्शन, और वो किस तरीके से 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन शो करती है इसे भी हमने एग्जांपल से समझा। तो ये था आज का हमारा वीडियो डिल साइडर रिएक्शन को लेकर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।